जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस शो में। आज एक बहुत बड़ा मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगस्त महीने में जो प्रशासन ने, अंडमान निकोबार प्रशासन ने ग्रुप सी के पोस्ट निकाले, उसका वक्त उन्होंने 30 दिन का वक्त दिया था। 3 अगस्त 2022 को ये पोर्टल में आ गया था और इसको भरने की आखिरी तारीख जो है 2 सितंबर 2022 तक की दी हुई है। अब ये सारी चीज़ तो सबके सामने क्लियर है। 556 पोस्ट तकरीबन हैं, एलडीसी के पोस्ट हैं, पटवारी के पोस्ट है, स्टेनोग्राफर के, ऐसे अलग अलग वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल दिया हुआ है, ये सभी लोग जानते हैं। आज हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये पूरा डिटेल देने के बाद उन्होंने एक चीज़ वहाँ पे मेंशन किया कि ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने एक स्लॉट तय कर दिया। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर 2019 से लेके 3 सितंबर 2022 तक का जो वक्त होगा, यहाँ तक का ओबीसी जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा और उससे पहले का जो ओबीसी होगा, अगर किसी का उससे डेट से पहले का ओबीसी था तो उसको दोबारा जो है वो रिन्यूअल करना होगा। इतना उन्होंने बता दिया। अब सिनेरियो क्या हुआ, ग्राउंड रिपोर्ट क्या आ रही है हमारे पास में, काफ़ी दिन हो चुके हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, सब कुछ है। अब रिन्यूअल होगा कहाँ से? रिन्यूअल बेसिकली होना है तहसील ऑफिस से। जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनके आदेश के हिसाब से तहसील ऑफिस से ये होना है। बच्चे अब हमारे डिफरेंट आइलैंड में हैं, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में हो गए, साउथ अंडमान में हो गए, तो वहाँ पे अपने अपने तहसील ऑफिस में बच्चों ने जाना शुरू किया, जैसे हमें सूत्रों से खबर मिली है। अब बच्चे जब अपने तहसील ऑफिस में पहुँचे शुरुआती तौर पे, तो उन्हें कहा गया कि आपको यहाँ पे तो ये रिन्यूअल नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी तादाद में इतने ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं तो रिन्यूअल कैसे करेंगे। तो बच्चों को वापस जो है कॉमन सर्विस सेंटर वहाँ पे भेज दिया गया, सीएससी में। उनसे कहा गया कि आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और वहाँ पे आपको आसानी से हो जाएगा। बच्चे कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ गए। अब दिक्कत क्या हो गया, कॉमन सर्विस सेंटर बच्चे जैसे पहुँचे तो सीएससी वाले कहने लगे कि भाई हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं है कि ऐसे ऑनलाइन में कुछ हो सकता है, नया ओबीसी बना सकते हैं, लेकिन रिन्यूअल का हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो बच्चे दोबारा तहसील ऑफिस में गए। तो कुछ दिन ये इधर से उधर, उधर से इधर ये मामला चलता रहा। सीएचसी से लेके बच्चे कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर से फिर आपका तहसील ऑफिस, ये बच्चे ऐसे ही घूमते रहे। इस चीज़ के बारे में क्या हमें कंक्लूजन मिला, जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आई, वो मैं आपको बताऊंगा। जिसमें सीएचसी वालों ने क्या कहा, जिसमें जो अभ्यर्थी है, जो बच्चे कैंडिडेट है जिन्होंने अप्लाई किया, उनको क्या परेशानी है, ये हम आपको आगे रिपोर्ट्स में बताने वाले हैं। इसके बारे में डिटेल हम आपको देंगे, ठीक है। अभी वो सारी चीज़ शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ जाना चाहूँगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये सारी चीज़ों को समझने से पहले थोड़ा समझ ले कि ओबीसी क्या है, एनसीएल क्या है, नॉन क्रीमी लेयर जो है वो क्या होता है। इसको जान के हम लोग सीधा जाएंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक लिस्ट जारी करती है। तकरीबन अगर अभी हम लोग चेक करें तो उसमें 200 से ज़्यादा जातियों को उसमें शामिल किया गया है। उसी के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि कौन ओबीसी है या नहीं है करके। सबसे पहले वर्गों को देख लीजिए, कैटेगरी कैसे डिवाइड होती है, क्लासेस कैसे डिवाइड होती है करके। बेसिकली 5 तरह से कैटेगरी डिवाइड होती है, 5 तरह से क्लासों को जो है डिवाइड किया जाता है। कैसे होता है? एक होता है हमारा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ईबी क्या होगा, सी, ठीक है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। फिर होता है बीसी, बैकवर्ड क्लास। फिर उसके बाद में आता है एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, और उसके बाद में जनरल आते हैं। अब इसमें ओबीसी तो है ही नहीं। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बाद में देखा कि पूरा का पूरा तो कैटेगराइज हो गया कि कौन किस लेवल में आता है, कैसे आता है करके, लेकिन ये पांचों को अगर आप देखें तो इनके बीच में ओबीसी मौजूद है। ओबीसी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप समझ जाइए कि ओबीसी को गवर्नमेंट ने कैसे डिफाइन किया। गवर्नमेंट ने कहा है कि ओबीसी कौन होता है, जो सोशली पिछड़ा हो, मतलब सामाजिक रूप से भी पिछड़ा हो, और एजुकेशनल लेवल में भी पिछड़ा हो, मतलब शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ा हो, मतलब पढ़ाई में भी पीछे हो और समाज में जो सोसाइटी में रहते हैं वैसे में भी पिछड़ा हो। ऐसे को उन्होंने क्या किया, ओबीसी में शामिल कर दिया। और उसी की लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट हर बार जो है एक लिस्ट निकालती है। अगर आप लेटेस्ट लिस्ट अभी देखें तो 200 से ज़्यादा जातियों को इसमें शामिल कर दिए गए। एससी और एसटी ये तो अभी जिंदगी भर रहने वाली आपकी सर्टिफिकेट है, क्योंकि कास्ट बेस का सर्टिफिकेट है। और ओबीसी क्या हो गया, ओबीसी के अंदर एनसीएल एक आ गया, नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप अपने ओबीसी सर्टिफिकेट को उठा के देखें तो नीचे वाले पैरा में देखिएगा, उसमें लिखा होगा दिस पर्सन, ही और शी नॉट बिलोंग्स टू
क्रीमी लेयर, नॉट बिलोंग्स टू मतलब नॉन क्रीमी लेयर हो, ठीक है, ये आपके ओबीसी में मेंशन होगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। अब क्या हो गया, ये 3 साल का जो स्लॉट गवर्नमेंट ने बनाया कि इससे पहले वालों को रिन्यूअल दोबारा करना होगा, ये क्यों हो रहा है ये थोड़ा समझ जाइए। पहले क्या होता था, 2014 से पहले ओबीसी का अलग सर्टिफिकेट बनता था और साथ में एनसीएल का अलग सर्टिफिकेट बनता था। 2014 के बाद गवर्नमेंट ने दोनों को साथ में मिला दिया ताकि लोगों को आसानी हो जाए, एक ही सर्टिफिकेट में दोनों मिल जाए। लेकिन एनसीएल किस बेसिस में देते वो पहले समझिएगा, नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है। और एक बात इंपॉर्टेंट है, हाँ, ओबीसी और एनसीएल मिलने के बाद ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, जो आपकी सेंट्रल की लिस्ट है उसमें आप आने चाहिए। मान लीजिए मोपलास आ गए, बातूस आ गए, वो लिस्ट में आप आ गए तो आप ओबीसी हो गए। अब ओबीसी के साथ में आपका एनसीएल जब मिला, नॉन क्रीमी लेयर, तब जाके आप रिजर्वेशन के हकदार बन गए, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब एनसीएल कैसे मिलता है वो देख लीजिएगा। अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्लॉट बने। अभी लेटेस्ट की हम लोग बात करते हैं, अभी क्या स्लॉट बना है, पहले हम लोग प्राइवेट जॉब करने वाले के बारे में देख लेते हैं। जो भी कैंडिडेट अभी अप्लाई कर रहा है या तो आगे फ्यूचर में जॉब में अप्लाई करेगा, उनके बारे में बताओ। अगर वो कैंडिडेट का बता रहा हूँ, उसके उस कैंडिडेट की भाई को जॉब है, बहन को जॉब है, उसकी वाइफ को जॉब है, या तो कैंडिडेट कुछ जॉब में भी है, मान लीजिए कोई और सर्विस कर रहा है और चाहता है कि मैं एलडीसी बन जाऊँ दोबारा, ठीक है, तब भी कोई परेशानी नहीं। रूल्स क्या कहते हैं एनसीएल की, एनसीएल के रूल्स कहते हैं कि उस कैंडिडेट के माता और पिता, ठीक है, ये दोनों की सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट वाले को बता रहा हूँ, सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम कितना भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। स्लॉट कितना है, 8 लाख रुपए। एनुअल इनकम, सालाना इनकम जो है 8 लाख रुपया होना चाहिए। कैसे सालाना इनकम, अब ये सैलरी भी हट गई, एग्रीकल्चर इनकम भी हट गया, अब कौन सी सालाना इनकम होगी, बोले कि उनका मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, कहीं से उनको रेंट का इनकम आ रहा है, कुछ प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट उनको मिल रहे हैं, ये उनकी इनकम होगी, ठीक है। ये एनसीएल का बुनियाद बनाया गया प्राइवेट वालों के लिए। ये क्लियर हो गया। आपकी जॉब से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपके पेरेंट्स की जॉब, यही मायने रखते हैं। अब प्राइवेट वालों को साइड कर लेते हैं, अब आते हैं गवर्नमेंट वालों की तरफ में। ऐसे कैंडिडेट जिनके मम्मी पापा गवर्नमेंट सर्विस में। अब गवर्नमेंट सर्विस में कैसे, मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जॉब में, कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस में, मतलब मान लीजिए आपके पापा राष्ट्रपति हैं, आपके पापा गवर्नर हैं, तो बेसिकली उसमें मतलब इधर उधर वाली राय नहीं है, बेसिकली वो क्रीमी लेयर में ही आ जाएंगे। क्रीमी लेयर मतलब क्या है, जिनकी सालाना इनकम जो है 8 लाख से ज्यादा है, वो बेसिकली अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में, वो सीधे सीधे क्रीमी लेयर में चल जाएंगे। अब बता दीजिए, इसको हटा दीजिए थोड़ा सा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में नहीं है, नॉर्मल जॉब में, क्लास 1 की जॉब में, पापा या मम्मी दोनों में से कोई एक क्लास 1 की जॉब में, क्लास 1 क्लास 2 अगर आपको देखना हो तो आप नेट में सर्च कर दीजिए, आपको पूरा जॉब लिस्ट आके मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लास 1 की जॉब में मम्मी या पापा दोनों में से कोई एक है या तो दोनों है, या फिर सेकंड में आते हैं क्लास 2 की जॉब में मम्मी पापा दोनों में से कोई एक है या तो दोनों है। तो इसमें इनकम का कोई मामला ही नहीं है कि उनकी सालाना इनकम 8 लाख हो या ना हो, इसकी कोई मामला नहीं है। सीधे सीधे वो जो है क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। क्लास 1 वाले जॉब वाले और क्लास 2 जॉब वाले, ये सीधे सीधे जो है आपके क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, ठीक है। क्लास 3 या क्लास 4 का जो ग्रुप सी की कैटेगरी हम लोग कहते हैं, अगर वो जॉब करने वाले हैं और उनके सालाना इनकम भी अगर 8 लाख होते हैं या तो उससे ज्यादा होते हैं, तो कोई मतलब नहीं, वो एनसीएल ही रहेंगे। मेरी बात क्लियर हो गई, वो नॉन क्रीमी लेयर ही रहेंगे, वो रिजर्वेशन में ही रहेंगे। ये पेरेंट्स के ऊपर बोल रहा हूँ। पेरेंट्स मान लीजिए ग्रुप सी के पोस्ट में है, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है और बच्चा खुद जॉब में है, तब भी कोई इसमें कोई नुकसान नहीं है, कुछ नहीं, आपको रिजर्वेशन एज इट इज़ मिलेगा। और आखिरी हिस्से में फादर या मदर दोनों में से कोई भी, अब मान लीजिए कि बाद में प्रमोशन मिल रहा है उनको, ठीक है, क्लास 1 के लिए क्लास 2 के लिए उनका प्रमोशन हो रहा है, तो वो सूरत हाल में क्या हो सकता है। अभी उनकी अगर प्रमोशन हो जाती है तो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है वो कट ऑफ एज जो होगा वो 40 ईयर्स है। मान लीजिए कोई 40 साल से पहले किसी की प्रमोशन हो जाती है, वो क्लास 1 ऑफिसर बन जाता है तो क्लास 2 ऑफिसर बन जाता है, तो वो सीधे सीधे जो है वो एनसीएल से निकल जाएगा और क्रीमी लेयर में आ जाएगा, ठीक है। और 40 साल के बाद कोई प्रमोट होता है, प्रमोशन मिलता है किसी को, और उसके बाद वो क्लास 1 ऑफिसर बन जाता है या तो क्लास 2 ऑफिसर बन जाता है, क्लास 1 या क्लास 2 कैटेगरी में आ जाता है। तो 40 साल में होने के बाद, मतलब 40 साल की जो कट ऑफ एज दी है उसके बाद होने की वजह से स्टिल जो है फिर भी
वो NCL में ही रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की इतनी ही बात थी। अब आते हैं हम लोग मुद्दे की तरफ में, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने जो ये 3 साल का बताया, 2019, 2020, 21, 22, जो ये पूरा 3 साल का है, इसका गवर्नमेंट ने क्यों मांगा है? देखिए, एक चीज आप समझ जाइए, आपके पास में जो सर्टिफिकेट रखा है ना OBC का, और जिसमें NCL मेंशन हुआ है, गवर्नमेंट 3 साल 2 साल का हिसाब नहीं रखती है। उसका रूल क्या कहता है, उसके नियम कहते हैं, हर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट आपसे मांग सकती है। क्योंकि ये जो OBC का NCL है ना, ये लाइफ टाइम चलने वाला नहीं है। ये आपको क्यों दिया गया है? आपके फाइनेंशियल कंडीशन के बेसिस में दिया गया है, आप पिछड़े हुए करके। तो गवर्नमेंट इसको कभी भी रिवाइज कर सकती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए, ठीक है। क्लियर हो गई है? तो आपसे एक्चुअल में जो नियम के हिसाब से देखा जाए तो साल में एक बार मांग सकती है गवर्नमेंट। कभी वैकेंसीज आ गई तो साल में एक बार मांग सकती है। हो सकता है पिछले साल आपकी इनकम उतनी 8 लाख के बराबर ना हो, बाद में वो वाली उतनी आ जाए करके। एक एडिशनल कैटेगरी इसमें जो आ गई थी EWS, जो 2019 में ऐड हुई थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जनरल कैटेगरी को भी वो बेनिफिट मिलता है अगर वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आती है, फाइनेंशियल कंडीशन उनका खराब होता है तो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का पूरा डिटेल था। अब आते हैं हमारे मुद्दे की तरफ में, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस बात को आगे बढ़ाने से पहले कुछ रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ CSC में हम लोगों ने बात किया, कुछ कैंडिडेट से हमने बात किया। पहले आप वो रिपोर्ट देखिए, फिर हम लोग बात करते हैं। अभी हम यहाँ पर मिडिल पॉइंट में CSC पे खड़े हुए हैं। हम ये जानने के लिए आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कि CSC में एक्चुअल में जो है OBC का रिन्यूअल हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम उदय कुमार। सर, हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि OBC का जो रिन्यूअल चल रहा है, जो अभी जो पोस्ट आए हैं, उसके लिए आपके CSC से क्या ये रिन्यूअल शुरू हुआ है या तो फिर आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन मिला है ऐसा? इंस्ट्रक्शन तो अभी तक नहीं मिला है, काम नहीं, तो लोग तो आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं मिला इसलिए काम नहीं हो रहा है। तो शुरू में बच्चे आए थे आपके पास में कि OBC रिन्यूअल करना है, उन्हें CSC में आना होगा, ऐसा कुछ भी आपके पास में क्वेरी आया था शुरू में? हाँ, आए थे, 1-2 जन आए थे, उसके बाद बता दिया कि DC ऑफिस जाने के लिए। तो आखिरी सवाल सर कि पोर्ट ब्लेयर सिटी में ये क्लियर है कि बच्चों को अगर OBC रिन्यूअल करना है तो उन्हें DC ऑफिस ही जाना होगा, CSC से रिन्यूअल नहीं हो रहा है? ये तो पता है, हम लोग भेज देते हैं वहाँ DC ऑफिस, लेकिन क्या होता नहीं होता तो नहीं पता है। इंस्ट्रक्शन होने से हम लोग करेंगे। अब हम आए हुए हैं विम्बरलीगंज CSC की तरफ पे, जहाँ पे थोड़ा सा भीड़ लगा हुआ है। पहले हम उसके ओनर से जानेंगे कि ये भीड़ किस लिए है और इस CSC में OBC का रिन्यूअल ऑनलाइन होता है या नहीं। OBC का रिन्यूअल हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है उसको, और एक 10 दिन हो गया है रिन्यूअल का। ये 10 दिन से पहले जो कैंडिडेट आ रहे थे उनको आप क्या कह रहे थे, क्या कह के यहाँ से भिजवा रहे थे, या तो कुछ इंस्ट्रक्शन उनको दिया जा रहा था? नहीं, उससे पहले तो कोई आदमी लोग आ नहीं रहा था। ऐसे एक वर्बल इंस्ट्रक्शन था कि आप लोग जो है ऑनलाइन करना है करके, तो हम लोग ऑनलाइन जो है OBC डिजिटल पोर्टल है ना, उनमें कर रहे हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको एक छोटा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पोर्ट ब्लेयर के इलाके में CSC वाले कह रहे हैं कि हम तो ये फॉर्म इशू नहीं कर रहे हैं, हम ये ऐसे रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं करके, और जो हमारे बाउफ्लैट साइड में है, विम्बरलीगंज साइड में, वहाँ पे बोल रहे हैं जो फ्रायरगंज तहसील के अंदर में आता है, वो कह रहे हैं कि हम लोग तो इशू कर रहे हैं करके। एक सिंगल डिप्टी कमिश्नर है साउथ अंडमान का, उसी के अंडर में आते हैं 2 तहसील, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर तहसील आता है और फ्रायरगंज तहसील आता है। पोर्ट ब्लेयर तहसील का तहसीलदार वो कहते हैं, अपने ऑफिस में ये इंस्ट्रक्शन देते हैं और पूरा चेकलिस्ट लगाया हुआ है, अगर आप ऑफिस में जाओ तो किसी को भी OBC अगर रिन्यूअल करना है तो वो पूरे चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट जमा करें, 2 से 3 दिन में आपके OBC बना के आपको वापस लौटा दिया जाएगा रिन्यूअल करके, ठीक है। वो पूरा चेकलिस्ट आपको दिया हुआ है, पेरेंट्स के, आपकी इनकम सर्टिफिकेट, आपके आधार कार्ड, आइलैंडर कार्ड, लोकल सर्टिफिकेट, पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब ये तो बेनिफिट हो गया, चलो पोर्ट ब्लेयर के बच्चों को हो गया कि उनको रिन्यूअल अगर करना भी है तो बड़ी आसानी की बात है कि ऑफिस जाना है और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट वाले मांगे हैं वो जमा करना है और 2 दिन में उनकी OBC उनको मिल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं फ्रायरगंज तहसील की तरफ। अब फ्रायरगंज तहसील में, तहसील ऑफिस में आप जाके पूछिएगा, सर मुझे OBC सर्टिफिकेट रिन्यूअल करना है। ऑफिस वाले कहते हैं कि नहीं, हम तो यहाँ पे इशू करते ही नहीं है, ऐसा रिन्यूअल यहाँ पे होता ही नहीं है। तो मुझे क्या लगता है कि पोर्ट ब्लेयर के मुकाबले जो फ्रायरगंज तहसील है
वो डिजिटल इंडिया में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। मतलब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि शायद वहाँ सारे काम रोबोटिक्स हो रहे हैं, मतलब रोबो से काम हो रहे हैं। तो क्या है, वहाँ के तहसील का फैसला खुद ये हो गया कि हम इतने एडवांस और इतने डिजिटल वे में जाएंगे कि हम हार्ड कॉपी नहीं लेंगे, हम सीधे सीधे ऑनलाइन बेसिस में करते हैं करके। सिंगल अंडमान का बता रहा हूँ, एक ही अंडमान में एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2 तहसील में 2 अलग अलग नियम बने हुए। अब फरारगंज तहसील में क्या हो रहा है, सेम फॉर्म जब आपको अप्लाई करना है रिन्यूअल का ओबीसी के लिए, आपको सीएचसी जाना पड़ेगा और सीएचसी में आपको डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब कोई चीज डिजिटल होती है ना, तो वो नॉर्मल जो काम होता है उससे कम टाइम में होना चाहिए। मैंने पहले ही आपको क्या कहा था, पोर्ट ब्लेयर सिटी में ये काम होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, रिन्यूअल होके ओरिजिनल ओबीसी आपके हाथ में मिल जाती है। लेकिन यही काम फरारगंज तहसील में जब आप जाओ तो आपको ओबीसी के लिए अप्लाई किया रिन्यूअल के लिए सीएससी में करना है, क्योंकि ऑफिस वाले तो ले नहीं रहे हैं। उसके बाद वो पूरा वेरिफिकेशन होना है, पटवारी सर का वेरिफिकेशन होगा, आरआई सर का वेरिफिकेशन होगा, तहसीलदार सर का वेरिफिकेशन होगा, और वो सब खत्म होके आपके हाथ में मिलते मिलते तकरीबन हम मान लीजिए 8 से 10 दिन लग जाएंगे। ठीक है, अभी मुश्किल से 10-12 दिन ही बचे हुए हैं बच्चों के फॉर्म जो क्लोजिंग डेट है, अगले महीने जो क्लोजिंग डेट आ जाएगी उसके बाद तो फॉर्म जमा नहीं कर सकते। अभी मान लीजिए 4-5 दिन बाद किसी बच्चे ने रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया और उसकी क्लोजिंग डेट निकल गई। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रहे हैं, कई बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया ओबीसी रिन्यूअल नहीं होने की वजह से उन्होंने सीधे सीधे जनरल में अप्लाई कर दिया। अब नुकसान क्या है, बच्चा का कैटेगराइज जो कैटेगरी है उस बेस में उसको सीट मिला है, वो अपना सीट छोड़ रहा है, रिजर्वेशन अपना छोड़ रहा है और जनरल में बेसिकली अप्लाई कर रहा है। तो मैं बेसिकली अपने चैनल के माध्यम से ये सवाल उठाना चाहता हूँ, जनता की आवाज़ बन के ये सवाल बुलंदी से उठाना चाहता हूँ और आह्वान करता हूँ हमारे पॉलिटिकल पार्टी से भी कि वो ज़रूर इस बात को उठाएं कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2 नियम कैसे बन गए हैं, और अगर बच्चों का इसमें नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। और मैं आह्वान करूँगा आग्रह के साथ हमारे साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर श्री सुनील अंशिपाका जी से कि आप भी ध्यान दीजिए सर, आपके ऑफिस के नीचे 2 तहसीलदार अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। या तो आपने उनको आदेश दिया है कि अपने डिजिटल एरिया को और डिजिटलाइज कीजिए, या तो वो अपनी मर्जी से ही काम कर रहे हैं। तो आप भी देखिएगा, वैकेंसीज तो आ गई हैं लेकिन बच्चे जो इधर दर बदर भटक रहे हैं ना, इसके लिए कोई तो जिम्मेदार है। ग्राउंड लेवल में चीज़ें अलग अलग जा रही है। ये जो रिपोर्ट हमारे पास में आई है सेलेक्टिव आइलैंड्स की आई है, अब हम ये भी नहीं बता सकते कि पूरे अंडमान निकोबार का क्या हाल है करके, क्योंकि उतनी रिपोर्ट हमारे पास भी मौजूद नहीं है अभी। तो मैं इतना कहूँगा कि एक आइलैंड में होते हुए ओबीसी रिन्यूअल करने के लिए 2 अलग नियम बनाने वाले जिम्मेदार कौन है, इसको खुद आप देखिए, आप जानिए, आप पहचानिए और सजग रहिए, सवाल कीजिए और साथ में खड़े रहिएगा और पूछिएगा। अगर गलत हो रहा है तो कहिएगा कि ये गलत हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।